जिसकी हम बात करने वाले हैं वो होगी असम में हुआ IAF विमान हादसा। इसके बारे में आपको समझाएंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे, दीपक प्रकाश की कुर्सी पर आखिर कंफ्यूजन क्यों बरकरार है, ये समझाएंगे। तीसरी खबर हम आपको बताने वाले हैं, राबड़ी देवी के कंगन पर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल क्यों मचा है, ये भी आपको समझाएंगे। चौथी खबर होगी, भ्रष्टाचार पर सरकार का एक्शन के मायने आपको समझाने वाले हैं। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। और सबसे पहले बात, असम विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोरहाट विमान हादसे में बिहार के 2 जवान शहीद हो गए हैं। आरा के दानिश आलम शहीद हुए। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के पद पर थे। दानिश आलम के परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी शहीद हो गए हैं। बनवरिया गांव के रहने वाले थे 26 साल के शुभम। उनके पिता इसी साल करवाना चाहते थे शुभम की शादी। शुभम के माता पिता की तबीयत बिगड़ गई है। हादसे पर सीएम सम्राट ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह असम के जोरहाट में एक विमान क्रैश हो गया, जिसमें वायुसेना के 5 कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि विमान के को पायलट गंभीर रूप से घायल हैं। तो 2 जवान शहीद हुए हैं बिहार के। दानिश आलम के परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो जहानाबाद के रहने वाले शुभम की भी इस हादसे में जान चली गई है, जिसके बाद से पूरे परिवार में शोक की लहर है। असम में हुए हादसे का असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के 2 लाल शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दानिश आलम की इसमें मौत हुई है, वो शहीद हुए हैं। तो शुभम के भी शहीद होने की खबर है, जो जहानाबाद के रहने वाले थे। आपको बता दें, जहानाबाद के बनवरिया गांव के रहने वाले शुभम कुमार 26 साल के लेफ्टिनेंट थे, जो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दानिश आलम के परिवार की तस्वीर है, जहां पीड़ित परिवार काफी परेशान है। दानिश आलम के मां का रो रो कर बुरा हाल है। असम में वायुसेना का प्लेन क्रैश, लैंडिंग के वक्त लगी आग, 2 हिस्सों में टूट गया विमान। खौफनाक मंजर असम के जोरहाट का है, जहां देखते ही देखते वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। विमान 2 हिस्सों में बट गया और आसमान तक धुआं फैल गया। इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 रोरिया एयरबेस पर लैंड करने जा रहा था। देखते ही देखते विमान से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और कुछ ही पलों में वो 2 हिस्सों में बट गया। हादसे की सूचना मिलते ही एयरफोर्स की इमरजेंसी टीम, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। ये जांच समिति हादसे की तकनीकी परिचालन और दूसरे सभी पहलुओं की जांच करेगी। AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, सैन्य उपकरणों, राहत सामग्री और रसद पहुंचाने के लिए किया जाता है। कठिन भौगोलिक परिस्थिति, ऊंचे पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम में भी ऑपरेशन के लिए काम आता है। 80 के दशक से ये विमान वायुसेना की ट्रांसपोर्ट क्षमता की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। खासतौर पूर्व, उत्तर और हिमालय क्षेत्रों में इसकी भूमिका बेहद निर्णायक रही है। जोरहाट में प्लेन हादसे ने एक बार फिर सैन्य विमानों की सुरक्षा और तकनीकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जहां एक तरफ इस हादसे से शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच भी जारी है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। आप इस खबर को समझिए। देखिए, असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर प्लेन क्रैश कर गया।
बताया जा रहा है कि प्लेन लैंडिंग कर रहा था और इसी दौरान अचानक से प्लेन में आग लग गई। भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। अब आपको बताते हैं कि इस हादसे में कितनी क्षति हुई है, कितने लोगों की जान चली गई, कितने जवान शहीद हो गए। देखिए, बताया जा रहा है कि 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हुई है और इसके साथ ही स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत, अग्निवीर वायु दानिश आलम, विमान के को पायलट गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे भी समझिए। देखिए, हादसा आखिर कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। इस क्रैश के पीछे क्या कारण थे, क्या कोई तकनीकी खराबी थी, इंजन फेलियर हुआ था या मौसम की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ, इन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। बचे हुए को पायलट का बयान भी इस जांच में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वे ही हादसे के समय कॉकपिट में मौजूद थे। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को आप समझिए, क्या है AN-32? सोवियत यूक्रेनी मूल का एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। भारतीय वायुसेना इस विमान का इस्तेमाल करती है। सैनिकों, भारी सैन्य कार्गो और पैराट्रूपर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गम स्थानों और सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंचने के लिए भी ये विमान यूज किया जाता है, काफी अहम माना जाता है। गर्म मौसम और ऊंचे इलाकों में ऑपरेशन के दौरान सेना को मजबूती देता है। एक बार में 6 से 7 टन क्षमता का सामान ये विमान ढोने में सक्षम है। इसके साथ ही एक बार में 40 से 50 जवानों को भी ये विमान ले जा सकता है। इस तरह के 100 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हैं। तो अगर प्लेन की बात करें तो ये काफी मजबूत और कठिन परिस्थिति से जूझने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय है और वायुसेना ने अपील की है कि कोई अनुमान इसे लेकर ना लगाया जाए। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार के सियासत की। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिहार सरकार में मंत्री पद को लेकर आए दिन नए नए दावे और बयान सामने आ रहे हैं। बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बने दीपक प्रकाश और सीएम सम्राट चौधरी के बयान के ठीक अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दीपक प्रकाश 2-4 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे सरकार के पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री हैं। अब इस बयान के बाद से सियासत गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। बिहार में इन दिनों यदि किसी एक नेता की चर्चा है तो वो है दीपक प्रकाश। सम्राट कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। हाल ही में हुए एमएलसी के चुनाव में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई जब एनडीए की ओर से उन्हें विधान परिषद नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शुक्रवार को ये बयान देकर सस्पेंस पर मुहर लगा दी कि दीपक प्रकाश 5 महीने 29 दिन तक मंत्री बने रह सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है और कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य रहते 6 महीने से ज्यादा वक्त तक पद पर बने नहीं रह सकते। अब दीपक प्रकाश के पिता और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे डाला है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश मौजूदा सरकार के पूरे कार्यकाल तक मंत्री हैं, 2-4 महीने के मंत्री नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो एनडीए के नेता उन्हें मंत्री क्यों बनाते। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में एनडीए के बड़े नेताओं ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद की शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली, उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री।
पिता के बयान के बाद बेटे का भी बयान आया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि युवा हमारी पार्टी आरएलएम से जुड़ रहे हैं। डिसीजन मेकर के तौर पर युवा अपनी भूमिका चाहते हैं। बड़ी संख्या में युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ मुखर हो रहे हैं, रुख कर रहे हैं। जब हमारे देश के युवा पढ़ाई करते हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकार से, समाज से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है, भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, उन्होंने लक्ष्य तय किया है अगले 20 वर्षों में 2047 तक देश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि तमाम युवा उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना योगदान दें। दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। बिना किसी सदन का सदस्य बने वो 6 महीने यानी 6 नवंबर 2026 तक ही मंत्री रह सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक प्रकाश कब तक और किन प्रावधानों के तहत मंत्री पद पर बने रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में इन दिनों बात अगर हो रही है किसी नेता की, तो दीपक प्रकाश की सबसे ज्यादा हो रही है। दीपक प्रकाश की कुर्सी पर कंफ्यूजन बना हुआ है। अब इस कंफ्यूजन को हम आपको समझाते हैं, पूरी खबर आप समझिए। दीपक प्रकाश आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और आपको ये बता दें कि फिलहाल सम्राट कैबिनेट में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं। किसी भी सदन के सदस्य दीपक प्रकाश नहीं है। मंत्री पद बरकरार रखने के लिए दीपक प्रकाश को सदन का सदस्य होना जरूरी है। शपथ के 6 महीने के भीतर सदस्यता अनिवार्य होती है। दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को मंत्री पद की शपथ ली थी। 6 नवंबर 2026 तक ही दीपक प्रकाश मंत्री बने रह सकते हैं। अब आपको उपेंद्र कुशवाहा के दावे को समझाते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का यह दावा है कि दीपक प्रकाश पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 2-4 महीने के मंत्री नहीं हैं दीपक। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि एनडीए के बड़े नेताओं ने सूझबूझ दिखाई है। तो उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि दीपक प्रकाश को लेकर एनडीए नेताओं ने सूझबूझ दिखाई। ऐसे में यह भी जान लेते हैं कि एनडीए के नेताओं ने कुशवाहा के बयान पर क्या कहा। तो बीजेपी के सुमित शशांक ने कहा कि एनडीए संविधान का पालन करता है। तो जेडीयू के महेश दास ने कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व आगे का फैसला तय करेगा। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। बिना सदन के सदस्य बने कैसे मंत्री बने रहेंगे दीपक प्रकाश? सवाल ये उठेगा, किस आधार पर कार्यकाल पूरा करने का दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, क्योंकि दीपक प्रकाश अब तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं बने हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं उस कंगन की जिस पर शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में खुश होकर राबड़ी देवी ने अपने दोनों हाथों के कंगन गायक छोटू छलिया को दे दिए थे। गायक ने इसे सोने और हीरे जड़े कीमती कंगन बताया था, पर यही कंगन अब बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जून 2026 पटना का 10 सर्कुलर रोड, लालू प्रसाद का 79वां जन्मदिन और मौके पर भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक छोटू छलिया की धमाकेदार परफॉर्मेंस, जिससे राबड़ी देवी इतनी खुश हुई कि उन्होंने अपने हाथ का कंगन उतारकर गायक छोटू छलिया को भेंट कर दिया। कंगन मिलते ही छोटू छलिया भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, मां राबड़ी जी ने मुझे 2 हीरे जड़ित सोने की कंगन दिए हैं, यह बहुत बड़ा सम्मान है। मीडिया में चाहे जो उनके विरोधी पार्टी है, राबड़ी देवी दी है, ना जाने कितने लोग ऐसा गिफ्ट देते हैं, उन लोग के बारे में नहीं चलता है, क्योंकि राबड़ी दी के नाम पे, लालू जी के नाम पे टीआरपी भी मिलता है ना भाई। और जो लोग एमएलसी है, जो लोग राजनेता है, उन लोग को कम से कम कुर्सियां बचा रहे उल्टा सीधा बोल के, जरूरी है ना। लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। लेकिन जश्न की ये तस्वीरें अब सियासी रंग ले चुकी है। जेडीयू ने सवाल उठा दिया है, कितने महंगे हीरे कहां से आए।
जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने पत्र में पूछा है कि कंगन कितने में खरीदा गया और इसका भुगतान कैसे किया गया। तो वो हीरे का कंगन आया कहां से, किसने दिया, क्या वेतन से आपने खरीद कर दिया, उसका विपत्र कहां है, बिल दिखाइए उसका, क्योंकि उस गायक ने दावा कर दिया। जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। एजाज अहमद ने कहा है, नीरज कुमार सरकार के स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कब करेंगे। वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि जिस कंगन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह कोई कीमती गहना नहीं बल्कि एक साधारण आर्टिफिशियल कंगन है। इस तरह की आप राजनीति करते हैं, उस राजनीति में सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार के स्तर से जो भ्रष्टाचार और लूट को संगठित रूप दिया जा रहा है, उस पर कब बोलिएगा, उस पर कब जांच की मांग कीजिएगा। नीरज जी, इतना उद्वेलित मत होइए, आप इतना विचलित मत होइए। अरे भाई, कोई व्यक्ति हीरे का अंगूठी और हीरे का कंगन कैसे भेंट कर सकता है किसी भी गायक को। ये इमिटेशन है और भाव में आकर के मैडम वो इमिटेशन का जो भी कंगन था वो हीरा नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या चीज का कंगन है, हीरा का कंगन है, सोना का कंगन है, खुशी में अपना लोग दान करता है। कोई कलाकार दरवाजे पे आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा जी, तो दान कर देते इसमें कौन सा बड़ा बात होगा। ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब राबड़ी देवी के बंगले को खाली करने और सुरक्षा कम किए जाने पर पहले से तनातनी चल रही है। एनडीए इस भ्रष्टाचार की नई मिसाल बता रहा है, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कंगन पर उठा सियासी बवंडर सियासत के किस पड़ाव पर शांत होता है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में राबड़ी देवी के कंगन पर सियासी शोर थमता हुआ नहीं दिख रहा है और इस पर अभी भी वार पलटवार हो रहे हैं। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, पूरा मामला क्या है इसे आप समझिए। देखिए, राबड़ी देवी के कंगन पर मचे सियासी शोर को अब आप समझिए। राबड़ी देवी ने छोटू छलिया को कंगन गिफ्ट किया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जन्मदिन का मौका था जिसमें छोटू छलिया परफॉर्म कर रहे थे और इसी दौरान राबड़ी देवी ने कंगन गिफ्ट उन्हें कर दिया। कंगन की कीमत को लेकर बवाल मच गया है। जेडीयू एमएलसी ने कंगन को बेशकीमती बताया, इतना महंगा कंगन देने पर सवाल भी किया और ईओयू को नीरज कुमार ने पत्र लिखा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ईओयू को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग कर दी है। अब ये भी जान लीजिए कि नीरज कुमार ने पत्र में क्या क्या लिखा। दरअसल उन्होंने सवाल किया है कि इतने महंगे हीरे कहां से आए और ये कंगन कितने में खरीदा गया और इसका भुगतान कैसे किया गया। नीरज कुमार के आरोप पर आरजेडी की तरफ से भी जवाब आ गया। क्या कहा जा रहा है वो आप समझिए। आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा, एजाज अहमद ने संगठित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कब करेंगे नीरज कुमार। तो कंगन विवाद पर तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी के बेटे का भी बयान सामने आया। कंगन पर सियासत बेवजह हो रही है, तेज प्रताप यादव ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कलाकार खाली हाथ नहीं लौटते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि कंगन सोने का है या फिर हीरे का। तो वहीं जिन्हें राबड़ी देवी ने कंगन दिया यानी कि छोटू छलिया, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण पर बयान दिया है। छोटू छलिया ने क्या कहा आपको बताते हैं। छोटू छलिया ने कहा कि उपहार अनमोल होते हैं, नीरज कुमार को भी गाना सुनाकर गिफ्ट लाऊंगा। लेकिन सवाल अब यह है कि कंगन की कीमत पर उठा बवाल अब कौन सा मोड़ आगे लेगा, क्योंकि अभी भी ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि कंगन पर वार पलटवार अभी भी जारी है।